अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक्स के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज असद, यानी कि सिंह राशि वालों की। सैटर्न आपके 8th हाउस में आया था 29 मार्च को, यानी कि आपकी ढैया का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, लेकिन 14 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड हो चुका था। 14 जुलाई को रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये था कि ये आपको 7th हाउस के असरात दे रहा था, यानी आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स में इश्यूज आ रहे थे, आपकी लाइफ पार्टनरशिप्स के साथ इश्यूज देखने को मिल रहे थे। यानी अगर आप शादीशुदा थे या आपका कमिटमेंट चल रहा था या आप लोग इंगेज थे तो वहाँ पे आपको इश्यूज देखने को मिल रहे थे। लेकिन 29 नवंबर को ये डायरेक्ट होने जा रहा है। तो 29 नवंबर के बाद ही आपको क्या असरात देगा, आपकी ढैया के क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि 8th हाउस की जो ढैया होती है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है। उसमें क्या होता है उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। और फिर हम देखेंगे कि जुपिटर जो है वो जून 2 तक ये आपके 11th हाउस में होगा। फिर ये आपके 12th हाउस में चला जाएगा 2 जून को। तो वहाँ पे आपके लिए क्या असरात देगा, मतलब मिड ऑफ 2026 आपके लिए मिड के बाद जो होगा, लास्ट पार्ट जो होगा, लास्ट 6 मंथ जो होंगे वो कैसे रहेंगे, और आपके जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे वो कैसे रहेंगे, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना होगा, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि सैटर्न आपके 8th हाउस में था, तो 8th हाउस घर है किस चीज़ का, पहले इस चीज़ को समझते हैं। 8th हाउस जो घर है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का घर। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती ही होती है। इसके अलावा ये आपके इनहेरिटेंस का घर है। इसके अलावा ये आपके डार्क सीक्रेट्स का घर है। इसके अलावा ये आपकी खुफिया चीज़ों का घर होता है, ठीक है। मतलब जो आप अपने सीक्रेट्स अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं, ये आपका वही घर होता है। ये डेथ और रीबर्थ का घर होता है। डेथ मतलब ये नहीं है कि आपने मर ही जाना है, नहीं। ये मतलब होता है कि आपका जो एक पुराना पैटर्न होता है ज़िंदगी का वो टूटता है और नया पैटर्न यहाँ पे आता है।
यहाँ पे अगर मार्स होता तो वो डेथ पैटर्न को एक्टिवेट करता, लेकिन ये कौन से पैटर्न को एक्टिवेट कर रहा है सैटर्न? ये आपकी जो पुरानी पैटर्न थी लाइफ की, जिसको आप फॉलो कर रहे थे, चाहे बिजनेस है, जॉब है, या आपका कुछ भी है, उसको कंप्लीटली रीडिज़ाइन करने जा रहा है। अब आपका जो एट्थ हाउस है वो आपके सीक्रेट्स का है, आपकी इनहेरिटेंस का है, आपके ससुराल का है, आपकी ऑकल्ट साइंसेस का है। यहाँ पे सडन अप्स एंड सडन डाउन्स देखने को मिलते हैं। सैटर्न यहाँ पे बैठ के सबसे पहले तीसरी नज़र से आपके टेंथ हाउस को देखता है, यानी एक तो अप्स एंड डाउन्स वाले घर में, और देख किसको रहा है? आपके टेंथ हाउस को। टेंथ हाउस किस चीज़ का है? आपकी करियर का है टेंथ हाउस, आपके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का है टेंथ हाउस, आपके कर्मा का है टेंथ हाउस, यानी जो भी आप काम करेंगे आपका टेंथ हाउस उस चीज़ का है। उसी के अकॉर्डिंगली, और जो सैटर्न है वो किस चीज़ का प्लैनेट है? वो कार्मा का प्लैनेट है, यानी कार्मा का घर देख रहा है, कार्मा का प्लैनेट है, तो जो आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको फल देगा, लेकिन स्लोली देगा। स्लोली के साथ साथ एक और चीज़ भी यहाँ पे आती है कि अगर आप बुरा काम करेंगे, यानी कि आप किसी के साथ धोखेबाजी करेंगे, या आप अपने काम में सीरियस नहीं होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे, तो यहाँ पे सैटर्न आपको फ़ौरन फ़ौरन उसके कार्मा का रिजल्ट देगा। और अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच अपनाएंगे, आप एक सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, किसी को धोखेबाजी नहीं करेंगे, अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेटली रखेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच हो गई, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, मोटिवेटेड रहना। अब इंसान हर रोज़ तो मोटिवेट नहीं हो सकता, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, तो आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करना, तो सैटर्न यहाँ पे आपको धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब ये ढैया का टाइम पीरियड ख़त्म होने लगेगा तो आप काफ़ी अच्छी स्टेट में होंगे। ये काफ़ी लोग नहीं समझते, और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ये चीज़ एलेबरेट आपको नहीं करेंगे। इसके अलावा सैटर्न जो आपके सातवें घर को, सातवीं नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली का घर है, आपके रिश्तेदारों का घर है, आपकी स्पीच का घर है, आपके पैसे का घर है, आपके खाने का घर है। यानी आपको डिसिप्लिन अब अपने रिश्तेदारों के साथ भी रखना होगा, यानी आप बदतमीज़ी ना करें, आप अपने हार्श वर्ड्स यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी वाणी ख़राब हो सकती है, हार्श हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, यानी आपके अल्फाज कोल्ड हो सकते हैं, जो अगले को ये लगेगा कि आप ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, या ख़राब करना चाह रहे हैं, या आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। अब ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ेगी कि आप लोगों से किस तरह वो करें। तो आप कम बोलें, ज़्यादा सुनें। कोई आपको गलत बोल रहा है तो आप खामोशी से सुनें, क्योंकि ये एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके जो ससुराल है वो भी आपका साथ नहीं देगा अगर आप मैरिड हैं तो। इसके अलावा आपकी इनहेरिटेंस का मसला है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, अभी लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, अभी वो रुकावटें आ जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा मसला आएगा कि आपकी इनहेरिटेंस में आपको इशू आ जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा था या कोई पैसा था तो वो रुक जाएगा। तो एट्थ हाउस को कैसे काउंटर किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो सेकंड हाउस है वहाँ पे आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा, अपनी डाइट पर काबू रखना होगा। अगर आपने अपनी डाइट पर काबू नहीं रखा और बेधड़क आप लोग शुरू हो गए खाना खाने, आपने टाइम की पाबंदी नहीं की, आपने नहीं देखा कि दिन है, शाम है, रात है, आपने सिर्फ मंचिंग स्टार्ट कर दी, मंचिंग के नाम पे आप खाना शुरू हो गए, तो यही सैटर्न आपको यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ेज़ देगा, वही खाने से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको अब काबू रखना होगा फास्ट फूड्स पर, आपको काबू रखना होगा ज़्यादा ऑयली चीज़ों पर, आपको काबू रखना होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है वो जेनाइटल एरियाज़ का होता है। तो जेनाइटल एरियाज से रिलेटेड बीमारियाँ क्या आती हैं, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप उसको खुद गूगल कर लीजिए। खैर बहरहाल यहाँ से एट्थ हाउस से बैठा हुआ सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस को 10वीं नज़र से भी देख रहा है। तो फिफ्थ हाउस किस चीज़ का घर है? फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपके रोमांस का घर है। यहाँ पे अब आपके बच्चों से रिलेटेड आपको टेंशन्स देखने को मिलेंगी, आपको रोमांस में एक कोल्ड फीलिंग आएगी, आप रोमांटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव फील नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो आप फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि जो मैंने सोच लिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी रिसर्च नहीं होगी तो वही चीज़ आपके लिए उलट पड़ जाएगी। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस होता है वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का होता है। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। आपको मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस पे आपका 10 लाख रुपए का मुनाफा है, मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दो। आपने कहा ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ आपसे, आप मुझे 10 लाख रुपए कम में दे रहे हो, मैं आगे बेच के अपना मुनाफा कमाऊंगा। यहाँ पे आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट आ गई कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली कि अगले का नुकसान हो रहा था, आपने वो फ़ौरन से ले ली अपने फ़ायदे के लिए। है अच्छी चीज़, इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा,
लेकिन यहाँ पे आपने अगर रिसर्च नहीं की, पेपर सही से चेक नहीं किए, तो यहाँ पे आपके वो जो 10 लाख रुपए थे, वो तो छोड़ें, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी डूब जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रॉड की होगी, प्रॉपर्टी के पेपर किसी और के बने हुए होंगे। ये अमूमन चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी वगैरह, सट्टा, इन चीज़ों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, बगैर रिसर्च किए, बगैर डिसिप्लिन के एकदम से मुनाफे के पीछे भागने की कोशिश की, वहाँ आप फंस जाएंगे, वहाँ आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो सैटर्न आपको क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म सोचना है, आपने लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म आप लोग उसके पीछे भागे, प्रॉफिट्स के पीछे भागे, तो यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना। इसके अलावा एट्थ हाउस को आप कैसे एक्टिव करें? एट्थ हाउस को आप एक्टिव कीजिए इस तरीके से कि आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं आपने किसी को बताने नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आपने रिसर्च वाला काम बहुत अच्छे से करना है। जो लोग रिसर्च प्रॉपर करेंगे वो ना स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में ख़राब होंगे, ना उनकी रिश्तेदारियां ख़राब होंगी, ना उनका एट्थ हाउस इतना ज़्यादा ख़राब होगा। टफ टाइम आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा जो एट्थ हाउस को एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि एट्थ हाउस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं वो अपने एट्थ हाउस को ऑलरेडी एक्टिव करके बैठे हुए हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी वगैरह हो गया, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, यहाँ पे आपका एट्थ हाउस यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे आपके लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इशू होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपका होगा, एक नए आपकी जो शुरुआत है वो होने जाएगी, क्योंकि ये आपका एक रीबर्थ फेज़ होगा। इसके अलावा अब देखते हैं जुपिटर को, कि जुपिटर आपके 2026 जून में, यानी 2 तारीख तक ये घर ट्रांजिट करेगा, लेकिन 2026 जून तक ये आपको क्या असरात देगा? ये बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज़ का घर है? ये गेन्स का घर है, मुनाफों का घर है। और जुपिटर की एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जुपिटर अत्याचारी पोजीशन में बैठा हुआ है। अत्याचारी पोजीशन क्या है? अत्याचारी जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि जुपिटर अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे तेज़ आगे बढ़ रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है, जो वो एक नॉर्मल टाइम में एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये उससे डबल स्पीड पर चल रहा है। तो यहाँ पे अब आपको मुनाफे मिलेंगे अपने दोस्तों से, अपने नेटवर्क से, अपने बड़े भाइयों से, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी, लेकिन वो इतनी फास्ट पेस में होंगी कि आपको खुद यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, और यहीं पे चीज़ें मिस कैलकुलेट होना शुरू होंगी। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपने मिस कैलकुलेशंस के साथ नहीं चलना, वरना सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव होगा, वो आपको यहाँ पे डुबो देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन है, रिसर्च का घर एक्टिव है, तो रिसर्च करके ही आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो जुपिटर है वो 5वीं नज़र से आपके थर्ड हाउस को देख रहा है, यानी आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बिल्ड होगा इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन, एक होते हैं अल्फाज, एक होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन एज अ लियो साइन, एज अ सिंह राशि, एज अ बुर्ज असद, ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है कि आप ईगोइस्टिक होते हैं थोड़े से, आप अपनी अना पर चीज़ें ले लेते हैं। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना, वरना आप अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गंवाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो जुपिटर आपके थर्ड हाउस को देख रहा है, तो जो लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं, राइटिंग से जुड़े हुए हैं, अपना स्पीच से जुड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ों में काम करते हैं या ऐसी फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे सेल्स पर्सन हो गए, या फिर आप ये कह लीजिए कि न्यूज़ एंकर्स हो गए, जिनका बोलने का काम है, जिनका लिखने का काम है, उनको अब ग्रोथ का टाइम पीरियड मिलेगा, एक्सपेंड होना शुरू होंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन बात वही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होगा, एक जगह से नौकरी छूटेगी, दूसरी जगह से छूटेगी, तीसरी जगह, इस तरह का सिचुएशन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के आप अपना सेटअप करेंगे, दोबारा से मेहनत करके अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेंगे। यही एट्थ हाउस का मतलब है, और यही चीज़ होती है ढैया एट्थ हाउस की, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। इसके अलावा जो जुपिटर है वो 7वीं नज़र से आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है। एक तरफ सैटर्न देख रहा है 10वीं नज़र से, एक तरफ जुपिटर देख रहा है 7वीं नज़र से। तो सैटर्न थोड़ा सा भारी प्लैनेट है, तो सैटर्न के असरात यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जुपिटर यहाँ पे आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। वो क्या सपोर्ट करेगा? कि आपकी रोमांटिक लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जुपिटर क्या करेगा? इसके अलावा जुपिटर ये करेगा कि आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिलवाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट्स किस शर्त पे हैं? कि मैंने जैसे आपको कहा कि जुपिटर जो है वो अत्याचारी पोजीशन पर है। अत्याचारी पोजीशन क्या है? फास्ट फॉरवर्ड है। फास्ट फॉरवर्ड में आपको एकदम से मिलना तो शुरू होगा, आप लालच में आएंगे, तो सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब आप लालच में आएंगे तो वो वहाँ पे आपको डुबाना शुरू करेगा। ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा? आपके बच्चों की एक्सपेंशन तो होगी,
उनकी ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ़ होना शुरू होगी, क्योंकि वो आपकी विल के ख़िलाफ़ हो रही होगी। तो इस चीज़ को नोट रखिएगा। हर चीज़ के हिसाब से आपने एडॉप्ट होना है। आपने अपना बचपन जिस तरीके से गुज़ारा और आप बड़े हुए, आपके माँ-बाप ने परवरिश की इस माहौल के लिए, इस आने वाले कल के लिए, लेकिन आपने जो अपने बच्चों की परवरिश करनी है, वो आने वाले कल के लिए करनी है कि वो उनके हिसाब से एडॉप्ट हों, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको भी ये चीज़ थोड़ी-सी समझनी होगी, तो आपकी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा जुपिटर देख रहा है आपके 7th हाउस को। 7th हाउस में क्या है? आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप है। 7th हाउस में और क्या है? आपकी लव पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है, ठीक है, यानी आपकी मैरिड लाइफ है। तो जुपिटर यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में आपको एक्सपेंड करेगा शुरू के 6 महीनों में। यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, यानी आपको एक तरह से सुकून मिलेगा। लेकिन इसके बाद जुपिटर जो है, आप ये समझ लीजिए कि 2 जून के बाद ये यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस किस चीज़ का घर है? 12th हाउस पे एस्केपिज्म का घर है। 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड है। 12th हाउस आपका एक्सपेंस है। 12th हाउस आपका फॉरेन में सेटल होना है। तो आपके यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि आप लोग मिड जून के बाद आप लोग यहाँ पे फॉरेन के डिसाइड कर लें कि आप लोग फॉरेन जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल घर भी एक्टिवेटेड है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाएं। तो यहाँ पे जुपिटर आपको 110% चांसेस देना शुरू करेगा मिड 2026 में कि आप कंट्री शिफ्ट कर सकते हैं, आप लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं, आप उस जगह पे जाएंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कंट्री शिफ्ट करना या लोकेशन शिफ्ट करना फ़ौरन आपके लिए क्या है। अब फ़ौरन की आप डेफिनेशन समझ लीजिए। फ़ौरन ये होता है कि जिस स्टेट में आप पैदा हुए हैं, एनी स्टेट, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं उसकी जो स्टेट है, उस स्टेट से बाहर आप कहीं रीसेटलमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए फ़ॉरेन है, नया कल्चर है, नए लोग हैं, नई ज़बान है, वो आपके लिए फ़ॉरेन है। डज़न्ट मैटर कि आप कंट्री से बाहर ही जाएँ, कंट्री के अंदर भी आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे तो वो आपके लिए फ़ॉरेन है। तो यहाँ पे आपके लिए फ़ॉरेन के सेटलमेंट्स आएँगे। कुछ लोग फ़ॉरेन मतलब इंटरनेशनली चले जाएँगे, कुछ लोग अपनी रीसेटलमेंट करेंगे, तो ये जुपिटर आपको यहाँ पे बैठ के देगा। इसके अलावा जुपिटर यहाँ पे क्या देगा? इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल का भी घर है और यहाँ से ये आपके 6th हाउस को भी देखेगा। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपकी बीमारी का घर है। तो बीमारी जो है, जो लोग बीमार थे उनको इम्यूनिटी देगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है, मैलेफिक नहीं है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको जो आपकी बीमारियां हैं उससे काउंटर करने में आपकी मदद करेगा ऊपर वाले के हुक्म से। तो यहाँ पे आपकी जो थोड़ी बहुत बीमारियां हैं वो सेटल होना शुरू होंगी। आपके अगर कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो यहाँ पे आपको हिम्मत मिलेगी कि आप अपने कर्ज़े उतारना शुरू करेंगे। इसके अलावा क्या है कि 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है सर्विस का घर होता है, डेली रूटीन का घर होता है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया अत्याचारी पोजीशन में है, तो यहाँ पे बर्नआउट का भी आप लोगों के लिए चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग एक्टिवेट तो होंगे कि आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अपने कर्ज़े भी उतार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को भी देख रहे हैं, अपने दुश्मनों को भी फेस कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन वो आपको बर्नआउट की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। मतलब एक छोटी सी मिसाल समझ लें कि आपका एक टायर गाड़ी पे लगा हुआ है और आप उससे स्क्रीचेस मार रहे हैं, तो आप उस पर एक्स्ट्रा पावर डाल रहे हैं, तो वो चलते 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 एक वक्त आएगा कि ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। आपने हर चीज़ को उस वक्त के हिसाब से चलाना है, बहुत स्पीड में आगे नहीं बढ़ना, नॉर्मली लाइफ को कंटिन्यू करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे अपनी हेल्थ को छोड़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस आपकी नींद का घर भी है, तो नींद यहाँ पर डिस्टर्ब होगी और नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी सेहत डिस्टर्ब होगी। तो फिर जुपिटर जो आपको इम्यूनिटी देने जा रहा था, आप ये कह लें आपको वाइटलिटी आपको प्रोवाइड करने जा रहा था, तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा जुपिटर यहाँ बैठ के आपके 5वें घर को देखे, 5वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा। चौथा घर आप किस चीज़ का है? चौथा घर आपकी माँ का है, चौथा घर आपके घर का है, चौथा घर आपकी गाड़ी का है, चौथा घर आपके मन के सुकून का है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का है। अब जुपिटर यहाँ बैठेगा तो आप लोग प्रॉपर्टी भी लेंगे अपने ढैया के पीरियड में, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, उसी के चक्कर में आप एक कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे। आपकी माँ की हेल्थ ठीक होगी। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदेंगे तो आपके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, रीलोकेशन होगी या आप लोग घर चेंज करेंगे। इसके अलावा जुपिटर क्या देगा? यहाँ पे आपको गाड़ी भी दे सकता है, ठीक है, गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी दे सकता है। इसके अलावा क्या दे सकता है कि गाड़ी जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब क्रिएट होना शुरू होंगी। जुपिटर की जो फिर अपना 9th नज़र होगी वो सैटर्न पर पड़ेगी। सैटर्न ड्राई प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न जुपिटर को दुश्मन मानता है, जुपिटर सैटर्न को दुश्मन नहीं मानता। तो जुपिटर यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लीनियंसी लेकर आएगा।
आपको थोड़ी सा सांस मिलेगा कि आप सफोकेशन से बाहर निकलें। लेकिन वही वक्त होगा कि आपको समझना होगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2026 जो है वो सन का साल है। सन की जो मूवमेंट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑलरेडी वैसे भी वो इम्पॉर्टेंट होती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन 2026 में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये आपका लॉर्ड है सन, आपका लियो का लॉर्ड है सन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। वो हमारी मंथली सीरीज़ में आप देखते रहेंगे, सन की सीरीज़ भी हम बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने का आपको ये फ़ायदा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।